हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो आप मेरी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको आंसर के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताना है। तो इसका आंसर है दिस लॉ इज स्टेटेड दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इस लॉ के तहत ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन करते वक्त। दूसरा, इन अदर वर्ड्स द टोटल मास इज द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरे शब्दों में, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते वक्त जो मिक्सचर रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहा है, उन दोनों को का मास का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर C+O2 कार्बन प्लस डाइऑक्साइड बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है C कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो दोनों जो मिक्सचर है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और जो फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन दोनों के जो मास है, मास का सम है, वो हमें वो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो मिक्सचर रिएक्ट हो रहा है और जो प्रोडक्ट बना रहा है, उन दोनों का मास हमेशा सेम रहता है। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। और आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दी, तो इसका आंसर होगा एंटोइन लवॉइजर एंड जोसेफ एल प्राउस ने हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें कंजर्वेशन ऑफ मास का कानून और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन बताना है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत हम मास को नहीं बना सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और ये वाला जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें एंटोइन लवॉइजर ने दिया था। अब इसमें ये भी लाइन जोड़ सकते हैं कि दिस लॉ इज गिवन बाय एंटोइन लवॉइजर। एंड नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट एलिमेंट्स यानी कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड क्या होता है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, टाइटली कंबाइन होकर वो कंपाउंड बनाते हैं, और एलिमेंट्स यानी कि हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो ये एलिमेंट्स होता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, फिक्स रहते हैं हमेशा। तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है और ये हमें दिया था मिस्टर प्राउस्ट ने। तो आप इसमें ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि दिस लॉ इज गिवन बाय मिस्टर प्राउस्ट। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी हो गया है। इसको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मॉलिकुलर मास। हमें मॉलिकुलर मास को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर होगा इट इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल यानी कि जब दो एटम्स टाइटली कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का एटॉमिक मास का सम, वही हमारा मॉलिकुलर मास होता है। जितने भी आपके अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मास इसका सम कर दीजिए, आपका मॉलिकुलर मास निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया, कैलकुलेट करा है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ H2O यानी कि वाटर। तो कभी भी क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ H2O, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे निकालना है। तो मैं ऐसे निकालेंगे, देखिए। तो जैसे H यानी कि हाइड्रोजन, उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और जो हाइड्रोजन है वाटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 × 1, क्योंकि 1 क्योंकि एटॉमिक मास का जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मासेस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे +16। तो 2 × 1 = 2 +16, तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और यू 18 यू बहुत लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू यानी कि यूनिफाइड मास, यू यानी कि यूनिफाइड मास, ये हमारी मॉलिकुलर मास की यूनिट होती है और एटॉमिक मास की भी यूनिट होती है, यू। तो इसका आंसर आ गया। तो मॉलिकुलर मास ऑफ H2O कितना होता है, 18 यू। नेक्स्ट है मॉलिकुलर मास ऑफ NaCl। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है मॉलिकुलर मास किसी का भी। तो NaCl, तो इसका Na यानी कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 यू, प्लस क्लोरीन यानी कि Cl का कितना होता है, 35.5 यू। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 23 × 1। यहाँ पर कुछ भी दे नहीं रखा कि कितनी बार है, 2 बार है, 3 बार, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, प्लस 1 × 35.5, क्योंकि ये इसका एटॉमिक मास है क्लोरीन का।
जब इसे कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा हमारा 58.5 U। ईजिली हमें बस इसे कैलकुलेट करना है, सम करना है, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पेपर के लिए। आपको सिर्फ इसे याद नहीं करना, इसको अच्छे से समझना है क्योंकि इसी में से आपका पेपर आता है। राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हमें डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को के पोस्टुलेट्स लिखने हैं, तो इसका आंसर होगा पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। तो पहला पोस्टुलेट है वो ये है, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर्स हैं वो सब किससे बने हैं? एटम से बने हैं, क्योंकि एटम्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और अब जितने मैटर्स हैं वो सारे ही छोटे एटम्स से बने हैं, एटम्स के पार्टिकल्स से बने हैं। नेक्स्ट जो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पोस्टुलेट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इंडिविजिबल यानी कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल से, और एटम्स को हम नहीं बना सकते हैं और नहीं ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना ही एटम्स को बना सकते हैं और ना ही एटम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है, तो इसका आंसर होगा डाल्टन का सेकंड पोस्टुलेट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो हमारा डाल्टन का पोस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिमार्क कर लीजिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेकंड पोस्टुलेट प्रूव। थर्ड पोस्टुलेट है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर एक एलिमेंट्स का एक आइडेंटिकल मास होता है और उसके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो हर एलिमेंट्स के, हर एटम्स का एक आइडेंटिकल मास होता है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो दोनों ही एटम्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग मास होता है। तो यही हमारा फोर्थ पोस्टुलेट है कि हर एलिमेंट के, हर अलग अलग एटम्स के डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिफ्थ पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो स्मॉल होल नंबर्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर के एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर किसका फार्मूला होता है H2O। तो H2O एक क्या है? कंपाउंड है। तो कंपाउंड, इसमें एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:2। तो वो किस में है? स्मॉल होल नंबर्स में है। तो ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी एटम्स का रेशियो स्मॉल होल नंबर्स में होता है। सिक्स्थ पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सिक्स पोस्टुलेट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं और उनके रिलेटिव नंबर होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम दोबारा वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, H2O का ले लेते हैं। तो वाटर को अगर मैं नदी से लूँ या फिर कुएं से लूँ तो उन दोनों वाटर में ही जितना रेशियो नदी में होगा वाटर का, उतना ही रेशियो कुएं में भी होगा। जैसे तो वाटर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:2। तो जितना नदी में है उतना ही कुएं में भी होगा। तो यही हमारा सिक्स पोस्टुलेट कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स और कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका रिलेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। जितना नदी में होगा, जितना रेशियो नदी में होगा उतना ही रेशियो कुएं में भी होगा। यही हमारा सिक्स पोस्टुलेट कहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म लिखिए IUPAC की। वो है क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये हमारी फुल फॉर्म है IUPAC की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास सेम होता है मॉलिक्यूलर मास की तरह। इट इज़ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स होता है उन सभी का एटॉमिक मासेस का सम, वही हमारा फार्मूला यूनिट मास होता है। बट होस्ट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज आयंस। लेकिन उन जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स लगे होना चाहिए, तभी हम फार्मूला यूनिट मास निकाल सकते हैं। आयंस यानी कि चार्ज पार्टिकल्स।
ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आयंस कौन से होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला यूनिट मास होता है और फॉर्मूला यूनिट मास को हम मॉलिक्यूलर मास की तरह ही कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन मोलर मास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल क्या है, 1 मोल जैसे कि 12, जैसे 1 दर्जन केले के अंदर 12 केले होते हैं, उसी तरह 1 मोल के अंदर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये आपको याद कर लीजिए। इन्हीं नंबर्स को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। पेपर में आता है कि एवोगाड्रो नंबर को लिखिए, तो हम क्या लिखेंगे, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। और मोलर मास क्या होता है, 1 मोल के अंदर जितने एटम्स होते हैं उन सभी का सम, वही हमारा मोलर मास होता है। इट इज़ इक्वल टू द 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट स्लैश सब्सटेंस। और आपको लिख दिया जाए डिफाइन 1 मोल, तो 1 मोल आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ इक्वल टू द 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट या फिर सब्सटेंस। तो यहाँ से आप डिफाइन करेंगे मोल को भी, और मोलर मास को आप डिफाइन करिए, द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। 1 मोल के सम को ही हम मोलर मास कहते हैं, और 1 मोल को हम कहते हैं 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होता है। हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है, मोलर मास ऑफ S8 यानी कि सल्फर का फॉर्मूला होता है S8। तो यहाँ पर कभी पेपर में पूछ जाता है कैलकुलेट द मोलर मास। मैं आपको बता देती हूँ कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही ईजी है मोलर मास कैलकुलेट करने का तरीका। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32 होता है। 32 मल्टीप्लाई बाई 8 क्यों लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि सल्फर का फॉर्मूला ही होता है S8। तो 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 256 ग्राम। और जो मोलर मास होता है उसकी यूनिट होती है ग्राम। तो आपको ग्राम लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। ग्राम इसकी मोलर मास की यूनिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राइट द केमिकल फार्मूलाज। तो मैं यहाँ पर 3 फार्मूला लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कैसा होता है, देखिए यहाँ पर इसका लिखा आंसर है Al2O3। यहाँ पर मैंने किस तरीके से निकाला आप देख सकते हैं, Al3 और O2 इसको मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया तो हमारा आ गया Al2O3। ये आपको निकालना आना चाहिए केमिकल फार्मूलाज, क्योंकि किसी का भी पूछ लिया है कि इसका केमिकल फार्मूला निकालिए। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसका होता है NH4Cl। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका होता है CaCO3। तो हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 15 वाई डू यू फॉल इल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।